Good morning, student. Welcome you again. This is second part. Now, in this topic, we will study about एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैथड मैनेजमेंट. ठीक है, हम यहाँ पे फ़ायदे देखेंगे कि यदि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे फ़ायदे क्या होते हैं. यदि हम साइंटिफिक जो टेक्निक्स है जो यहाँ पे टेलर्स ने सजेस्ट की है ठीक है, तो यदि इन टेक्निक को अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदे मिलते हैं. ठीक है, हालांकि कहीं कहीं वॉयलेशन भी होता है जैसा अभी आपने देखा है. ठीक है, इससे पहले वाले में जो मेंटल रिवोल्यूशन पीस ऑफ वेजेस सिस्टम में कि जो यूनिट जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसके जो स्टैंडर्ड रेट से हाई रेट बढ़ा के दे दिया जाता है, और यदि कुछ काम में लापरवाही बरतते हैं तो उनकी रेट स्टैंडर्ड रेट से कम कर दिया जाता है. या तो वायलेशन भी होता है किसी किसी प्रिंसिपल का. बट यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे फ़ायदे क्या हैं. देखिए, जो ज़्यादातर यहाँ पे बेनिफिट ही मिलते हैं यदि हम साइंटिफिक जो मैनेजमेंट यदि लागू करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखेंगे फर्स्ट scientific management bring following the benefits. Okay, it bring different type of benefits. First, improve efficiency of business through simplification and specialization. Okay, it will be improve the efficiency of business एंड थ्रू सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस एंड स्पेशलाइजेशंस के तौर पे ये अपनी जो इफिशिएंसी है किसी बिजनेस का उसको सुधार करता है थ्रू डिफरेंट मैथड यूजिंग लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशंस. कि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, आपने पिछले टॉपिक्स में देखे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क, एंड जो जिस तरह का वर्क करता है उसको यदि वो प्रोवाइड करते हैं. स्पेशलाइजेशन जो हाई एक्सपर्ट होते हैं उनको अपन हायर करते हैं, तो इससे बिजनेस की एफिशिएंसी आउटपुट है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज. ठीक है, ये इसमें भी मदद करता है कि जो रिड्यूस है कॉस्ट वो कम हो जाती है प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज. जो भी वेस्टेज होता है उसको अपन रिड्यूस हटा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फर्म इज एनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फर्म. ठीक है, यहाँ पे जिस जिस तरह से प्राइस जो है फर्म की यदि कैप्चर कर लेती है, डिक्रीज यदि हो रही है और प्राइस जो है फर्म की वो कैप्चर कर लेती, तो ए बिगर शेयर इन द मार्केट, तो मार्केट में बहुत बड़ा शेयर इन्वाइट कर सकती है. ठीक है, यदि आप 1000 रुपये पर शेयर मार्केट में सेल कर रहे हैं अपनी कंपनी का तो कोई बहुत कम खरीदी, यदि वही 100 पे आ जाता है तो एक ऑर्डिनरी पीपल भी आपकी कंपनी के शेयर खरीद सकता है. ठीक. नेक्स्ट, टी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन ब्रिंग वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर. ठीक है, ये यहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो भी अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन है, ये तो वर्कर्स और मैनेजमेंट को क्लोज लेके आती है, और ये कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा पॉइंट्स होता है. ठीक है, एक अच्छी स्टेप्स होती हैं. यदि उनके बीच कॉम्प्लेक्स या सस्पेक्ट रहता है तो वो उनके जो इफेक्ट होता है बिजनेस होता है उसको इफेक्ट करती है. नेक्स्ट, मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर, और मोर ट्रेनिंग. ठीक है, लगातार ट्रेनिंग करने से, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग बिटवीन द टाइम एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट शुड बी गेट प्रॉपर ट्रेनिंग ताकि उनका स्किल डेवलप होता रहे. एंड इनेबल दिस वर्कर टू अर्न मोर विथ इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल प्राइस बेस सिस्टम. ठीक है, यहाँ जो है उनका डिफरेंशियल प्राइस बेस सिस्टम भी होना चाहिए ताकि लोगों में एक मोटिवेशंस हो और काम वो इफ़िशिएंसी से करें, केयरलेसली नहीं करें. ठीक, तो उनको भी एक लालच बन जाता है कि हम अच्छा काम करें तो हमें एक स्टैंडर्ड रेट से हाई पैसा मिलेगा. ठीक है ना. मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक. नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक. इन प्रेजेंट एरा मेनी फ्यू न्यू साइंटिफिक टेक्निक आर डेवलप. ठीक है, आज प्रेजेंट जो है मॉडर्न एज में बहुत सारी नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ की जाती है. द कॉमन न्यू टेक्निक आर फर्स्ट, ऑपरेशन रिसर्च. ठीक, ऑपरेशन रिसर्च इट वाज डेवलप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, ऑप्टिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ द वार. ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ द वार, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान डेवलप की गई थी, और ये ऑप्टिमम द डिप्लॉयमेंट ऑफ द वार के तौर पे लागू किया गया था. नेक्स्ट, लीन मैन्युफैक्चरिंग. दिस टेक्निक फोकस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्टेज ऑफ आवर प्रोडक्शन. ठीक है, जो आवर प्रोडक्शन से जो 7 तरह के जो वेस्टेज होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था. वेटिंग द टाइम, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन किया गया है यहाँ पे. नेक्स्ट, कैजन. इट इज़ अ जापानीज वर्ड. ओके, इट इज़ अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर. ओके, it is means change for better. It is a daily activity which eliminate hard difficulty task by
एक्सपेरिमेंटिंग साइंटिफिक मैथड, ठीक, जो भी आप डेली रूटीन है उसमें अपन कुछ चेंज करते हैं ताकि बेटर रिजल्ट मिले, तो ये कहलाएगा कैजन। नेक्स्ट, सिक्स सिग्मा, इट रिफर टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ वेरिएशंस। ओके, इट रिफर्स टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस, ठीक है, क्वालिटी ज़रूर वेरिएशन जो है होगा उसमें रिड्यूस होगा, बट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इससे। नेक्स्ट, जस्ट इन द टाइम मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इम्प्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा और स्ट्रेटेजी इम्प्रूव द रिटर्न एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इनका इंडिविजुअली, बट यहाँ पे फिर कम जो है डिफरेंस देखेंगे। मीनिंग, टाइम स्टडी इज अ कंडक्ट टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग टास्क, ठीक है, टाइम स्टडी में वो स्टडी किया जाता है कि जो पर्टिकुलर जो टास्क है, जो भी आपको काम दिया जाता है उसके लिए एग्जैक्ट समय कितना लगेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, वो तो वो एक दिन में नहीं निकलता, वो काफ़ी दिनों तक प्रोसेस होती है, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन स्टडी इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द टोटल मूवमेंट ऑफ द वर्कर वाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क। मोशन स्टडी में एक वर्कर के द्वारा जितना भी मूवमेंट उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि कितनी बार ये झुक रहा है, ठीक है, कोई भी टूल्स उठाने के लिए, इक्विपमेंट उठाने के लिए कितनी बार खड़ा हो रहा है, तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसका पूरा मोशन का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, पर्पस, द पर्पज ऑफ टाइम स्टडी इज नॉट फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, जो पर्पज होता है इसका उद्देश्य, टाइम स्टडी इज नॉट फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर्स। द पर्पज ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेटिंग वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखा जाता है, ठीक है, इसलिए इसका उद्देश्य होता है कि जो वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको हटा दिया जाता है ऑफ द वर्कर टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी लेवल, ताकि उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है। यदि वो बार बार बैंड हो रहा है, झुक रहा है इक्विपमेंट उठाने के लिए, तो क्यों नहीं एक बॉक्स स्टूल लगा के रख दिया जाता है, उसको झुकने का नहीं, ठीक है, बार बार झुकेगा नहीं, तो वो वहाँ पे उसकी एनर्जी बच जाएगी और वही वहाँ पे वर्क में लगाएगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कंडक्टिंग, इट कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच से अपन टाइम स्टडी मैनेज कर सकते हैं। एंड इट इज़ कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ मूवीज़ कैमरा विच कीप आई ऑन वर्कर्स मूवमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कैमरा लगाकर वर्कर्स की मूवमेंट, जो जितने भी मूवमेंट है उस पर अपन निगरानी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे फिर कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फेयर्स। देखिए, दोनों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने प्रिंसिपल दिए हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहे हैं, क्या सिमिलरिटी रही, यहाँ पे देखेंगे। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फेयर कैन बी डिफ्रेंशिएट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। फर्स्ट, कंसर्न, टेलर्स टेक्निक एंड प्रिंसिपल आर कंसर्न विथ वर्कर्स एफिशिएंसी। देखिए, टेलर जो है वर्कर की एफिशिएंसी पर ज़्यादा कंसर्न करते हैं, और फेयर्स प्रिंसिपल आर कंसर्न विद द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। देखिए, एक वर्कर्स पर कंसंट्रेशन कर रहा है, दूसरा मैनेजमेंट पर कंसंट्रेशन कर रहा है। नेक्स्ट, सेकंड, लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव, टेलर स्टार्टेड इज स्टडी एंड अप्रोच फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो टेलर्स है लोवेस्ट लेवल, और कौन होता है, जो एम्प्लॉयज़ होता है वही लोवेस्ट लेवल, वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ पर स्टडी किया, स्पेशली लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत की। और फेयर स्टार्टेड इज स्टडी एंड अप्रोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ एक लोअर लेवल से स्टार्ट हो रहा है टेलर, और फेयर्स यहाँ पे टॉप लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एम्फेसिस, टेलर है लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, और ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पर ज़्यादा कंसनट्रेट कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। एंड फेयर्स लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द फंक्शन ऑफ मैनेजर्स, कि मैनेजर के फंक्शन क्या है, इस पर वो कंसंट्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, फोकस, टेलर लेट फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर। देखिए, टेलर यहाँ पे जो वेस्टफुल मूवमेंट हो रहे हैं, जो अननेसेसरी वर्कर्स मूवमेंट कर रहे हैं, उसको वो हटाना चाहते हैं। एंड इज फोर्स ऑन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फेल्स चाहते हैं, फॉर अकॉर्डिंग टू फेल्स, फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट प्रिंसिपल फॉर बेटर मैनेजमेंट। ओके, दे वांट टू बेटर मैनेजमेंट, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द ओवरऑल achieve stations. Major contribution, Taylor's main contribution was development of scientific technique and scientific principle. Okay, according to Taylor's gave scientific technique and principle to the organization. Fay's main contribution was development of 14 principle of general management. Okay, Fay's gave 14 principle to the general management to manage the organization. Personality, Taylor develop a personality of scientist
and become famous as a father of scientific management. And he developed his personality as a scientist and become the famous father of scientific management. And Fayers developed the personality of a researcher and practitioner. He become famous father of general management. ओके ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये जनरल मैनेजमेंट के फादर्स. यूनिटी ऑफ कमांड. टेलर डेवलप अ पर्सनालिटी ऑफ साइंटिफिक एंड बिकम फेमस scientific management, father of scientific management personally as it, and this is a general manager. Unity of command did not follow this principle as a tailor instead of minimum 8 bosses. ठीक है, यहाँ पे जो टेलर डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज ए टेलर. ठीक है, इन्होंने कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है. टेलर इंसिस्ट ऑन मिनिमम 8 बॉसेस इज रिक्वायर्ड. स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस प्रिंसिपल ओनली 1 बॉस फॉर 1 एम्प्लॉय. ठीक है, यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि एक बॉस एक एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए, और सही भी है. एक्सप्रेशन. टेलर्स टेक्निक एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, टेलर का जो टेक्निक है वो एक्सप्रेस एज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट. एंड फेयर्स टेक्निक आर एक्सप्रेस एज अ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जो ऑर्गेनाइजेशन प्रशासन उनके लिए इन्होंने जनरल थ्योरी प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशंस एंड एप्लीकेबल फॉर यूनिवर्सली. नो sorry, okay, this points. Okay, once again, this 7 point. Unity of command did not follow this principle as a tailor instead of minimum 8 bosses, and strictly followed by principle only 1 boss for 1 employees. Next, expression. Tailor techniques are expressed as a scientific management, and Fayer's technique are expressed as a general theory of administration. Now, last, applicability for special situation and applicable for universally. Now, रिलेवेंस ऑफ टेलर एंड फेयर्स प्रिंसिपल. सिमिलरिटी बिटवीन द टेलर. देखिए, अभी तक हमने डिफरेंस देखा दोनों के. अलग अलग जो है थ्योरी प्रिंसिपल मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बताई गई है. अलग अलग प्रिंसिपल मैनेजमेंट थ्योरी है. तो यहाँ पे आप देखिए दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है. देखिए, टेलर्स एंड फेयर्स प्रिंसिपल आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज बोथ हैव रिलेवेंट इन द बिजनेस ड्यूटी फॉलोइंग. देखिए, दोनों बिजनेस में, इसलिए दोनों में कुछ समानता है. द मेन एम ऑफ टेलर्स आर एज वेल एज फेयर्स प्रिंसिपल मैक्सिमम द एफिशिएंसी. देखिए, मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, चाहे वो मैनेजर की हो या फिर एम्प्लॉयज़ की. बोथ इंसिस्ट ऑन कॉपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स. देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच में कॉपरेशन चाहते हैं. ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स, जो भी वर्कर है और जो भी वर्कर प्रोवाइड करे, उन दोनों के बीच में कॉपरेशन चाहते हैं. नेक्स्ट, बोथ गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. देखिए, दोनों ने इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है उसके लिए वर्क करें, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए. नेक्स्ट, बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन. दोनों ने सजेस्ट किया कि जो डिवीज़न है वर्क का, डिवीज़न होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी है, वर्क प्रोडक्शन अच्छा हो. देन लास्ट, द प्रिंसिपल ऑफ बोथ आर यूज एज बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी. और दोनों के प्रिंसिपल हैं वो इसी बेस पे है कि वो रिसर्च है, फील्ड में मैनेजमेंट स्टडी जो की जाती है, तो रिसर्च करें. ओके, नाउ वी हैव completed this chapter. Now quick revision we will continue in next part. Okay, thank you. Have a nice